चलिए फिर कल देखिए, कल हमने पढ़ा था जो टॉपिक था आपका साइकोमेट्रिक टर्म्स, मतलब साइकोमेट्रिक में कौन कौन से मामले होते हैं। तो उनमें पहला आपका क्या था, विशिष्ट आर्द्रता, या जिसको हम कहते थे आर्द्रता अनुपात, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, जिसको हम स्मॉल w से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1, w से क्या करते थे, डिनोट करते थे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था वाष्प का द्रव्यमान बटा किसका था, वायु का या एयर का द्रव्यमान। वाष्प के द्रव्यमान को हम mv लिखते थे और वायु के द्रव्यमान को हम ma लिखते थे। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसके बाद हमने क्या लिया, एक रूम लिया। अब यहाँ देखो, ये जो मैं बॉक्स बनाया, यह एक हमारा रूम है। इसमें जो T है वो क्या है, वो हमारा तापमान है। ठीक है, V जो है हमारा क्या है, आयतन है, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, उसी तरीके से Ma क्या है, Ma है मास ऑफ ड्राई एयर या एयर, जो भी कहिए। Mv क्या है, मास ऑफ वेपर है। और Pt क्या है, ये जो Pt है इधर, ये टोटल प्रेशर है। अब ये सारा इंडिकेशन हो गया। अब यहाँ कंडीशन मैंने क्या लगाया, जो वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम, ये जो है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वेपर, ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है। उसी तरीके से जो तापमान है रूम का, वो चाहे एयर का तापमान हो चाहे वाष्प का तापमान हो, ये तीनों भी बराबर होंगे। बस अंतर क्या आएगा, अंतर आएगा दाब वाले में। दाब जैसे मैंने पीटी क्या है, टोटल प्रेशर है कमरे के अंदर का, तो ये जो टोटल प्रेशर होगा, ये हमारे एयर के द्वारा लगाए गए प्रेशर और वेपर के द्वारा, वाष्प के द्वारा लगाए गए प्रेशर के योग के बराबर होगा। ये दिमाग में रखना आपको। ठीक है, अब चूँकि हम कल बताए थे कि जो वायु होता है, ड्राई एयर होता है, वो आदर्श गैस की तरीके के व्यवहार करता है। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, वायु आदर्श गैस का व्यवहार करता है। इसलिए तो हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, आदर्श गैस समीकरण लगा रहे हैं। मतलब PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि हम एयर के लिए लगा रहे हैं तो P के जगह क्या होगा, PA हो जाएगा, V के जगह VA हो जाएगा, M के जगह MA, R के जगह RA, T के जगह TA हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं जो VA है, अभी जो मैंने पढ़ा ऊपर, यहाँ पे देखो VA जो है V के बराबर है, उसी तरीके से TA T के बराबर है। तो यहाँ वैल्यू पुट किए तो हमारा समीकरण 2 आ गया। VA की जगह V पुट कर दिया, TA की जगह T पुट कर दिया, तो हमारा समीकरण 2 आ गया। उसी तरह वाष्प के लिए हम पुट करेंगे तो वाष्प में भी हमारा मैंने डायरेक्टली कर दिया है, PV इंटू V इक्वल टू MV RV T, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बाएं साइड वाला एक साइड में भाग दे दो, दाएं साइड वाला एक साइड में भाग दे दो। तो बाएं साइड में क्या है, PA इंटू वी अपॉन PV इंटू वी, और दाएं साइड में क्या है, राइट साइड में MARATA अपॉन MARAT अपॉन MVRVT। टी कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा, देखो अच्छा मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया। देखो बचा आपका क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, PA अपॉन PV इक्वल टू MA अपॉन MV, और यहाँ RA अपॉन RV। ठीक है, तो इस तरीके से बचा। तो यहाँ पे रुके रहो, तो हमने क्या किया, चूँकि लास्ट में जो शुरुआत में जो समीकरण 1 हमने माना था वो क्या था, वो था W इक्वल टू MV अपॉन MA। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले MA को, इस वाला, ये वाला जो MA है,
MA/mv, इसको यही रहने देंगे। और यहाँ पे ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है, RA और अपॉन RB, इसको हम कहाँ लेते जाएंगे, इधर लेते आएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, या नहीं, रुक जाओ, जैसे हमको तो लाना है, थोड़ा सा रुके रहो। जो फॉर्मूला है W वो है वो है MV/MA, ये है ना फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो आंसर ही नहीं। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, MA/MA है, यानी इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, इसको MA/MV को, V वाले को इधर लेते आएंगे इक्वल टू के, तो ऊपर चला आएगा, M वाले को नीचे। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या आ रहा है, MV/MA आ गया। फिर उसी तरीके से जैसे इसको यहाँ लेते आए हैं और इसको यहाँ लेते आए हैं, तो ये जो PV है, PV को MA के जगह लेते आओ और PA को MV के जगह लेते आओ। तो यहाँ देखो नीचे आपका आ गया PV/MA, और बाकी ये तो एज इट इज़ यहीं रहने दो। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया। ठीक है, समीकरण 4 जब हमको पता चल गया, अब लगभग आ गया है आपको। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है हमारा, अब यहाँ पे देखो, वो तो हमारा वैल्यू आ गया है वहाँ पे कि MV/MA इक्वल टू क्या आ रहा है, PV/PA इंटू RA/RV। ठीक है, ये हमारा समीकरण 4 है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आप जानते भी हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े भी थे पिछले सेमेस्टर में, कि जो R होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता है, विशिष्ट गैस स्थिरांक, जैसे कि आपने लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है विशिष्ट गैस स्थिरांक, विशिष्ट गैस स्थिरांक मतलब हर एक अलग अलग गैस के लिए ये जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। देखो यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग गैस के लिए R का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये विशिष्ट गैस स्थिरांक है, ये सार्वत्रिक गैस स्थिरांक नहीं है, ये क्या है, विशिष्ट गैस स्थिरांक है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वायु के लिए R की वैल्यू हो जाएगी 0.28 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो ये जो हमारा R है सिंपल, ये वाला R, ये हमारा कहलाएगा क्या, विशिष्ट गैस स्थिरांक। ठीक है, जबकि ये जो हमारा R पे बार है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। इसकी वैल्यू हर गैस के लिए क्या होगी, समान ही होगी, जिसका वैल्यू क्या आता है, वो आता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा भी था, इनके बीच में रिलेशन पढ़ा था कि सार्वत्रिक गैस स्थिरांक और स्पेसिफिक गैस स्थिरांक में क्या अंतर होता है। तो यही अंतर कर रहे हैं, क्या रिलेशन होता है। तो यही रिलेशन होता है, जो आपका विशिष्ट गैस स्थिरांक होता है वो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक को जब हम जो गैस होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, हिंदी में अणुभार से भाग देते हैं तो हमारा निकल आता है। तो यहाँ पे अगर हमने एयर लिखा, तो एयर के लिए क्या हो जाएगा, R पे बार अपॉन, अब मॉलिक्यूलर वेट यहाँ किसका हो जाएगा, एयर का हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख लिया, ये जो M है, ये जो हम यहाँ M लिख रहे हैं, ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M है, और इससे पहले जो MA और MV आपने लिखा है वो स्मॉल है, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ कैपिटल MA है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एयर का मॉलिक्यूलर वेट है। उसी तरीके से यहाँ पे हम वाष्प के लिए भी ले लिए स्पेसिफिक विशिष्ट गैस स्थिरांक, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक अपॉन वाष्प का भी मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। क्लियर, जब हम इन दोनों को ले लिए तो इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हम जो समीकरण 4 हमको मिला, समीकरण 4 हमको क्या मिला है, समीकरण 4 हमको यही ना मिला है, रुकिए रहो, हटो,
हमको यही मिला है, एम वी अपॉन एम ए इक्वल टू पी वी अपॉन पी ए इंटू आर ए अपॉन आर वी, सॉरी आर वी, ये मिला है। अब यही आर ए अपॉन आर वी के जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये जो अभी हमने निकाला आर पे बार अपॉन एम ए, आर पे बार अपॉन एम वी, ठीक। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका मेन आंसर आ जाएगा। देखो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, ठीक है। पी वी अपॉन, ये तो हम जानते हैं स्मॉल डब्ल्यू, जिसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता या आर्द्रता अनुपात कहते हैं, जिसका मान एम वी अपॉन एम ए होता है। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, पी वी अपॉन पी ए इंटू, अब आर ए के जगह हम क्या पुट कर दिए, आर पे बार अपॉन एम ए। अब अपॉन था, उसके बाद आर वी था, तो अपॉन में जब हम ये लिखेंगे आर डैश अपॉन एम वी, तो एम वी ऊपर चला आएगा और आर डैश नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड है, सिंपल रूल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आर डैश कैंसिल हो गया। आपका फाइनली क्या आ गया, फाइनली आपका फॉर्मूला ये आ गया, एम पी वी अपॉन पी ए इंटू एम वी अपॉन एम ए। अब एम वी क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ है वेपर, और एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, ठीक है। तो जो वाष्प का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है, इसको निकाला भी जा सकता है, केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे आप लोग। और ड्राई एयर के लिए क्या होता है, उसका अणुभार वो होता है 28.2। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका ये, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.622 इंटू पी वी अपॉन पी ए, ये आपका ऐसे भी आ सकता है। अब इसको और सिंप्लीफाई किया है, नीचे जैसे दिया है हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा मुझे पीटी। अब पीटी जो टोटल प्रेशर होता है वो पी ए अपॉन पी वी के बराबर होता है। तो आप चाहें तो पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी टी अपॉन पी वी, पी टी माइनस पी वी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट आपका ऑप्शन आ रहा है, जो लास्ट आपका फॉर्मूला बन रहा है वो आ रहा है 0.622 पी वी अपॉन पी टी अपॉन पी वी, ठीक है। तो ये आपका जो है फाइनली फॉर्मूला बन गया। अब इसमें एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है, कहोगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप पूरा डिराइवेशन बता देना। देखिए भाई ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने कल जैसे आपको 5-6 टॉपिक पॉइंट बताया था कि उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मेरे पास टाइम है जो भी है 17-18-20 दिन। तो मैं चाह रहा हूँ कि साइकोमेट्रिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा बहुत जान लीजिए आप लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मान लीजिए ठीक है सिंपल आ सकता है बिल्कुल, लेकिन इन सब से भी डायरेक्ट फार्मूला आ सकता है। अब मैं वही बताने जा रहा हूँ कि इतना बड़े डिराइवेशन में क्या पूछ सकता है फार्मूला। तो आप लोग के लिए काम के लिए ये फार्मूला, ये दोनों ही फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये चाहे ये। कहोगे क्यों, अभी इससे पहले मैंने एक दिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया था तो उसमें एक क्वेश्चन दिया था बेल कॉलमैन साइकिल चक्र का COP निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने जब बेल कॉलमैन साइकिल क्लास में पढ़ाया था तो उसमें मैंने पूरा उसके COP का डिराइवेशन कराया था, और लास्ट में उसके डिराइवेशन को मैंने 4 तरह का उसमें फॉर्मूला बना था। 3 तो तापमान से ही रिलेटेड था, और एक जो था वो किस पे था, प्रेशर रेशियो और आपका जो है उस पर रुद्धोष्म गुणांक पे था। ये वाला फॉर्मूला भाई भूल गए आप लोग, जो 1/RP गामा -1/गामा-1 इस तरह का क्वेश्चन आया था या नहीं। तो ये डायरेक्ट जैसे ये यहाँ पे भी पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि साइकोमेट्रिक जो टर्म्स होते हैं वो आपके जैसे उसमें आपका जो है आर्द्रता अनुपात जो W है उसका क्या होगा फॉर्मूला। तो उसमें 4 फार्मूले दे देंगे, उसमें से आपको जो है ये भी मिल जाएगा आपको फार्मूला, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो मेन फार्मूला है ये तो हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाया, ये तो सिंप्लीफाई करके लाया, इसको भी दिमाग में रखना है।
ठीक है। उसके बाद जो मेन इसका फॉर्मूला है